अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। दुआ है कि आप खुश हों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। लिसनर्स, ये कहानी एडवोकेट अमजद बेग की है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मैं रात 9 बजे दफ्तर से फारिग हुआ तो ऑफिस बॉय मेरे लिए टैक्सी पकड़ लाया। मेरी गाड़ी में कुछ काम निकल आया था, लिहाजा 1-2 रोज़ के लिए मैं टैक्सी का सहारा लेने पर मजबूर था। गाड़ी मैंने गुज़िश्ता रोज़ मोटर मैकेनिक के पास छोड़ दी थी। एम ए जिन्ना रोड, बंदर रोड एक ऐसी सड़क है जहाँ ट्रैफिक किसी तूफ़ान बदतमीज़ी की तरह रवां दवां रहता है, खुसूसन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक तो इस तूफ़ान में बड़ी तुग़यानी दिखाई देती है। इस रोड पर ड्राइविंग करने के लिए फ़नी महारत के साथ साथ मजबूत आसाब भी ज़रूरी हैं, वरना आप कदम कदम पर दूसरों से उलझते फिरेंगे और नौबत सर फटोल तक भी पहुंच सकती है। किसी भी ड्राइवर की कुव्वत बर्दाश्त का असल इम्तहान इसी सड़क पर होता है। मैं जिस टैक्सी में सवार था, इसने ड्राइविंग के दौरान में छोटी मोटी कानून शिकनियाँ भी की। मैं ड्राइवर की मजबूरियों को समझता था, ताहम मैंने इसके दिल की भड़ास के इखराज की खातिर इससे कहा, अंकल, अगर आप इसी तरह ट्रैफिक के कानून तोड़ते रहे तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला घेर लेगा, फिर इसकी मुट्ठी गर्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। अंकल का सीगा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि टैक्सी ड्राइवर 60 के पेटे में नज़र आता था। इस उम्र में भी अगर इसे टैक्सी चलाकर रोज़ी रोटी कमाना पड़ रही थी तो इसके कंधों पर लदे हुए माशी और माशरती बोझ का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। टैक्सी ड्राइवर ने बड़े रसान से जवाब दिया, बाबूजी, अगर मैं ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी में लग गया तो यकीनन एक्सीडेंट कर बैठूंगा, क्योंकि लोगों की अक्सरियत कानून शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। एक लम्हे को रुककर उसने गहरी सांस ली और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे नज़दीक एक्सीडेंट करने के बजाय ट्रैफिक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाना ज़्यादा सूदमंद है। ये बात बहुत अजीब कह दी आपने, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, बात अगरचे अजीब है मगर हकीकत यही है। ज़रा वजाहत करेंगे आप? मैंने कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो 10-20 देकर जान छुड़ा लूँगा, लेकिन हादसे की सूरत में टैक्सी में 150 या इससे भी ज़्यादा का काम निकल सकता है। बात तो उसने बड़ी माकूल की थी। यह हकीकत है कि जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, वहाँ मोहज़्ज़िब शहरी भी छोटी मोटी बेइत्तेदाली पर मजबूर हो जाते हैं। किसी भी नौइयत के कवानीन बनाना इतना अहम नहीं जितना उस पर अमल करना और अमल कराना है। टैक्सी ड्राइवर खासा खामोश तबे लगता था, क्योंकि इसके बाद उसने मज़ीद कोई बात नहीं की, वरना अक्सर टैक्सी ड्राइवर बहुत बातूनी वाक़े होते हैं। मुसाफिर हूँ हाँ करके गुफ्तगू से बचना भी चाहे तो वो पेट्रोल की कीमत और महंगाई का रोने बैठ जाते हैं। इनमें बाज़ तो इस कदर संकी होते हैं कि खौफ में मुब्तला कर देते हैं, मगर ये टैक्सी ड्राइवर कदर मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर तारी संजीदगी में मुझे वाज़ेह तौर पर परेशानी झलकती नज़र आई। मालूम नहीं क्यों मैं इसमें दिलचस्पी महसूस करने लगा था और मैं इस एहसास को कोई नाम न दे सका। मैंने उससे पूछा कि अंकल, ये टैक्सी आपकी अपनी है या किराए पर चला रहे हैं? उसने जवाब देने से पहले ठंडी आह भरी और बताया, किराए की है। इसका मतलब था टैक्सी का मालिक कोई और शख्स था और ये ड्राइवर रोज़ाना इसे एक तयशुदा रकम देने का पाबंद था। चाहे इसका धंधा हो या ना हो, ये सब इसकी किस्मत पर मुनहसिर है। मैंने पूछा, आप कितने अरसे से टैक्सी चला रहे हैं? इसी धंधे में उम्र गुजर गई और अभी तक आप भाड़े पे टैक्सी चला रहे हैं? मैंने कहा, अब तक तो आप कम से कम एक टैक्सी के मालिक बन जाने चाहिए थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो चौंक कर अकब नुमा आईने में मुझे देखते हुए बोले, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। फिर उसने बददिली से कहा, बस क्या बताऊँ, वक्त वक्त की बात है। वक्त वक्त की क्या बात है? मैंने कुरेद जारी रखी। मैं आमतौर पर किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होता, खुसूसन नाशनासा अफराद से तो मैं बस काम की ज़रूरी बात ही करता हूँ, मगर इस ड्राइवर के चेहरे पर मुजस्सिम कर्ब मुझे इससे बातचीत पर उकसा रहा था। इसके चेहरे के तासुरात में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मुझे इसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर रही थी। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, 3 साल पहले मेरे पास अपनी टैक्सी थी, अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, किसी को पाई पैसा भी नहीं देना पड़ता था। फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तक पहुँचकर वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी बड़ी गंभीर थी। मैंने पूछा, क्या आपकी टैक्सी चोरी हो गई थी?
नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने वो टैक्सी फ़रोख्त कर दी थी। अच्छा, अचानक एक बड़ी रकम की ज़रूरत पेश आ गई होगी, मैंने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, उसने मुबहम जवाब दिया। मैंने कहा, इंसान की ज़िंदगी में हर किस्म के हालात व वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। ड्राइवर ने कहा कि मैंने जिस नेक मकसद की खातिर टैक्सी फ़रोख्त की थी, अगर उसके नताइज अच्छे बरामद होते तो मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी हो गई। राबिया ने सुख से एक दिन नहीं गुजारा और अब वो जेल में है। वो जज्बाती लहजे में बोलता चला गया। मेरी समझ में नहीं आता कि राबिया की रिहाई के लिए घर को फ़रोख्त करूं या किसी और चीज़ को। टैक्सी तो गई, घर में ज़्यादा कीमती चीज़ कोई बची भी नहीं। इसकी बात ने मेरी दिलचस्पी को कई गुना बढ़ा दिया। मैंने पूछा, ये राबिया कौन है? मेरी बेटी है, उसने जवाब दिया। वो किस सिलसिले में जेल गई है? कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में। राबिया पर किसके कत्ल करने का इल्ज़ाम है? मैंने सवाल किया। उसने बताया कि उस पर उसके देवर इम्तियाज़ के कत्ल का इल्ज़ाम है। वो कब से जेल में बंद है? 6 माह से ज़्यादा हो गए, उसने बताया। आपने इसकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की? दिन रात कोशिश करता रहा हूँ, वो टूटे हुए लहजे में बोला। सुबह 6 बजे टैक्सी लेकर निकलता हूँ और रात 12 बजे तक शहर की सड़कें नापता रहता हूँ। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ? राबिया के लिए ही कर रहा हूँ। तो मैं अपना आराम सुकून सब तज चुका हूँ। मैं जो कुछ कमाता हूँ, इसका एक बड़ा हिस्सा राबिया के वकील की जेब में चला जाता है। वो हर मुलाकात पर मुझे यकीन दिलाता है कि वो राबिया को बाइज्जत बरी करवाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। इससे ज़्यादा मैं राबिया के लिए क्या कर सकता हूँ? टैक्सी बेचकर 3.5 साल पहले मैंने उसकी शादी की थी। गुज़िश्ता 6 माह में घर की हर कीमती शय भी फ़रोख्त हो चुकी है। बस एक घर ही बचा है। अच्छे वक्तों में रहने का ठिकाना अपना कर लिया था, मगर लगता है इस घर को भी बेचना ही पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर का दुख उसकी ज़ुबान पर आया तो मेरी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई। मैंने हमदर्दाना अंदाज में पूछा, अंकल, नाम क्या है आपका? उसने अपना नाम अख्तर हुसैन बताया। मैंने पूछा, आपके अलावा घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? राबिया के अलावा मेरा एक बेटा है, तारिक, उसने जवाब दिया। वो मैट्रिक में पढ़ रहा है। मुझे उसकी तालीम का बड़ा ख्याल है, इसलिए काम धंधे से उसे अलग रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो भी बड़ा होकर टैक्सी ड्राइवर ही बने। मैं उसे डॉक्टर बनाने का इरादा रखता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर के अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए ये अज़ाइम बड़े काबिल कदर थे। मैंने इसके इरादे को सराहा और कहा, इसका मतलब है आप अपने घर के वाहिद कफील हैं, इसीलिए इस उम्र में भी आपको रात दिन टैक्सी चलाना पड़ रही है। मैं काम से नहीं घबराता, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ और सख्त मेहनत में गुजारी है। मुझे यकीन है मैं तारिक को ज़रूर एक दिन डॉक्टर बनाऊंगा। असल मसला राबिया का है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान बल्कि बेबस होकर रह गया हूँ। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि वकील सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में है। बहुत बड़े बड़े और काबिल वकीलों की फ़ीस अदा करने का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बस अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाया था, लेकिन इस वकील ने अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मैंने कहा, मैं एक बहुत अच्छे वकील साहब को जानता हूँ। मैं आपको उनका कार्ड दे देता हूँ। आप किसी भी वक्त दोपहर के बाद इनसे दफ्तर में मिल लें। मुमकिन है वो बेहतर तौर पर आपकी मदद कर सकें। अगर वो बहुत अच्छे वकील हैं तो इनकी फ़ीस भी बहुत ही अच्छी होगी। बहुत अच्छी के अल्फाज उसने खासे खींचकर अदा किए थे। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड जेब से निकालकर अख्तर हुसैन की तरफ बढ़ाया और कहा कि हाँ, फ़ीस तो इनकी खासी ज़्यादा है क्योंकि वो सिटी कोर्ट के बहुत नामवर वकील हैं, लेकिन मजबूर ज़रूरतमंद से वो कुछ रियायत कर लेते हैं। उसने शुक्रिया अदा करते हुए मेरा विजिटिंग कार्ड अपने पास रख लिया। आइंदा रोज़ वो मेरे दफ्तर में मौजूद था। अपनी बारी पर जब वो मेरे चैम्बर में पहुंचा तो मुझ पर निगाह पड़ते ही उसका मुंह हैरत से खुल गया। कुछ देर वो हैरत भरी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर लुकनत ज़दा आवाज़ में बोला, तब तो आप ही हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट? मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफा किया। फिर मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थोड़े तामुल के बाद वो बैठ गया और उसने कहा, मैंने कहा, अख्तर साहब, अब आप मुझे तफसीलन अपनी बेटी राबिया के केस के बारे में बताएं। वो चंद लम्हे खामोश होकर कुछ सोचता रहा, फिर गमनाक अंदाज में मुझे अपनी बेटी पर गुजरने वाले हालात से आगाह करने लगा। अख्तर हुसैन की बयान करदा कहानी में से
غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں یہاں پر واقعات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے بخوبی واقفیت حاصل کر لیں۔ اختر حسین کراچی کے ایک متوسط علاقے پاپوش نگر کا رہنے والا تھا۔ 3.5 سال پیشتر اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک دیرینہ دوست قمر علی کے بیٹے افتخار سے کر دی۔ قمر علی ایک چھوٹی گارمنٹ فیکٹری چلاتا تھا اور افتخار اس کام میں باپ کا مددگار تھا۔ افتخار کی رہائش گلشن اقبال میں تھی۔ اختر نے شادی کی تقریب کو پر رونق بنانے اور رابعہ کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی ٹیکسی بیچ دی، کیونکہ اس دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ فی الوقت پیسہ ہر مشین کا ایندھن بن کر رہ گیا ہے۔ آپ پیسے کے بغیر محض دھکے سے گاڑی کو اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس ایندھن کی غیر موجودگی میں آپ کی گاڑی چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ پیسہ سب کچھ تو نہیں، تاہم بہت کچھ ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دکھ سکھ نصیب سے ہوتے ہیں۔ اختر حسین نے بیٹی کو سکھی دیکھنے اور شاد و آباد دیکھنے کے لیے اپنی آمدنی کا واحد ذریعہ بھی فروخت کر دیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر رابعہ بڑی دکھی نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ باپ کی قربانی اس کے کسی کام نہ آئی۔ یہ شادی افتخار کی مرضی کے خلاف اس کے باپ کے دباؤ سے ہوئی تھی، اس لیے افتخار کا رابعہ کے ساتھ وہ رویہ نہیں تھا جو خوشگوار ازدواجی زندگی میں کسی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اختر علی نے بتایا، اس شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا باپ یعنی کہ افتخار کا والد چل بسا اور گارمنٹ فیکٹری کا انتظام و انصرام کلی طور پر افتخار کے حصے میں آ گیا۔ افتخار سے چھوٹا ایک بھائی امتیاز تھا۔ وہ کسی کام کے قابل نہیں تھا اور گھر پر ہی رہتا تھا۔ امتیاز دراصل مرگی کا مریض تھا۔ ایک مستند ماہر امراض دماغی ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ جب تک رابعہ کا سسر قمر علی زندہ رہا تو رابعہ کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ شادی چونکہ قمر علی کے ایما پر ہوئی تھی، اس لیے اس گھر میں وہ رابعہ کا سب سے بڑا اکلوتا سپورٹر تھا۔ قمر علی کی آنکھیں بند ہوتے ہی رابعہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چند روز ہی میں اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ خاص طور پر افتخار اپنے رویے سے اسے اٹھتے بیٹھتے یہ باور کراتا رہتا کہ اسے محض امتیاز اور ان کی بوڑھی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے اس گھر میں رکھا گیا ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں جب اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو اس کے دکھ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رابعہ جن حالات میں بیاہ کر گئی تھی، اس کے پیش نظر وہ جانتی تھی کہ باپ نے اپنا ذریعہ روزگار فروخت کر کے اس کی شادی کی تھی، اس لیے بھی وہ سسرال میں پیش آنے والے ناگوار صورتحال کو برداشت کرتی رہی۔ اگر معاملات اس کی خدمت اور شوہر کی بے اتنائی تک محدود رہتے تو بھی وہ زہر کے گھونٹ پی کر گزارا کرتی رہتی، مگر جب بات اس کی عزت تک جا پہنچی تو وہ پھٹ پڑی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن افتخار نے اس کی فریاد اس کے احتجاج کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، افتخار نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ نیچ حرکت اس نے ہی کی ہے، رابعہ چیخ اٹھی۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ میں بمشکل خود کو اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ رابعہ کے مطابق اس کا دیور مرگی کا مریض امتیاز گاہے بگاہے تنہا پا کر اسے حریصانہ نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ پہلے پہل اس نے امتیاز کی اس حرکت کو نظر انداز کیا، لیکن اس بے شرم کو ذرا خیال نہ آیا اور ایک روز اس نے رابعہ کو کمرے میں اکیلا پا کر اپنی نیت اس پر آشکار کر دی۔ وہ اپنے تئیں رابعہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ رابعہ بھی افتخار سے چوری چھپے اس سے ملاقاتیں کرے۔ رابعہ نے بڑی خوبصورتی سے بہانہ بنا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ امتیاز مرگی کا مریض تھا، اس لیے بھی اس نے امتیاز کی باتوں کا زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ دماغی مریض سے کسی بھی قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں رابعہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا دیور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور تنہائی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا۔ رابعہ اس کی بےہودگی سے تنگ آ گئی تو اس نے بہت سخت الفاظ میں اسے ڈانٹ دیا۔ اسی وقت امتیاز نے جنونی انداز میں رابعہ کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ رابعہ نے مختصر الفاظ میں اپنے شوہر کو امتیاز کے رویے کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کسی بھی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رابعہ، تم یہ جانتی ہو نا، امتیاز کی طبیعت خراب رہتی ہے، ممکن ہے اس کی ذہنی روح بہک گئی ہو۔ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو قابل رحم ہے، معصوم ہے۔
میں مانتی ہوں وہ ذہنی مریض ہے، وہ چڑھ کر بولی، لیکن مرغی ایسا مریض نہیں کہ میں اس قسم کی حرکتیں کی جائیں اور تم اس مرض کی آڑ میں اپنے بھائی کا دفاع نہ کرو۔ وہ مجھے تنہا دیکھتے ہی بالکل ہوش مندوں کی طرح اظہار عشق شروع کر دیتا ہے، انتہائی بازاری انداز